Good morning, everyone. Myself, Dr. Suresh Kumar Goyal, Associate Professor, Department of ABST, SPC Government College, Ajmer. लास्ट टर्न पर हमने लागत लेखा पद्धति की स्थापना के बारे में पढ़ा था, लेकिन केवल लागत लेखा पद्धति का अपनाया जाना ही इस बात की गारंटी नहीं है कि वस्तु की लागत स्वतः ही नियंत्रित हो जाएगी या कुशलता में अपेक्षित वृद्धि की जा सकेगी। लागत लेखों के उद्देश्य व लाभों को न्यूनतम लागत पर प्राप्त करने के उद्देश्य से लागत लेखों को सुव्यवस्थित तथा वैज्ञानिक ढंग से रखा जाना भी आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो हो सकता है कि लागत लेखा पद्धति की स्थापना से होने वाले लाभ इसकी लागत से कम हो और लागत लेखा पद्धति संस्था पर एक भार के रूप में बन जाए। अतः लागत लेखा पद्धति को सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढंग से रखने के लिए लागत नियंत्रण, लागत नियोजन प्रक्रिया तथा लागत अभिलेखों के वैज्ञानिक प्रारूप का उपयोग किया जाता है। ऐसा करने पर ही हम लागत लेखा पद्धति के उद्देश्यों एवं लाभों को न्यूनतम लागत पर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसमें देखेंगे डिज़ाइन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स या लागत अभिलेखों के प्रारूप। मीनिंग ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स या लागत अभिलेखों का अर्थ। लागत नियंत्रण एवं लागत लेखा पद्धति के सफल संचालन हेतु विभिन्न लागतों जैसे सामग्री, श्रम और व्ययों का लेखा खातों, प्रपत्र, पत्र, पत्रक, पर्चियों आदि के माध्यम से किया जाता है, जिन्हें हम लागत अभिलेख कहते हैं। किसी भी संस्था में इन अभिलेखों का प्रारूप क्या हो, यह उस संस्था के आकार, संगठन के स्वरूप तथा व्यवसाय संबंधी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। अतः प्रत्येक संस्था अपनी आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त किए जाने वाले अभिलेखों का प्रारूप तैयार करके आवश्यकता अनुसार उन्हें छपवा लेती है और उसके बाद ही सामग्री, श्रम और उपरिव्ययों के नियंत्रण के लिए इनको प्रयुक्त किया जाता है। तो इस चैप्टर में हम इनके जो प्रारूप हैं उनका अध्ययन करेंगे, लेकिन इसके पहले हम ये देखेंगे कि लागत लेखों का प्रारूप करते समय विचारणीय बिंदु क्या होते हैं। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग कॉस्ट रिकॉर्ड्स। किसी भी संस्था में लागत अभिलेखों के प्रारूप तैयार करते समय कुछ आवश्यक विषयों पर विचार कर निर्णय लेना होता है। ये ऐसे कौन कौन से विषय हैं जिन पर उचित निर्णय लेने की आवश्यकता है, ये हम देखेंगे इसमें। और ऐसे निर्णयों पर ही पहले डिसीजन लेकर के हम जो है लागत नियंत्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। तो ये जो विचारणीय बिंदु हैं, फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से हैं उसको हम देखते हैं। तो फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग कॉस्ट रिकॉर्ड्स, इनमें सबसे पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक डेफिनेशंस या स्पष्ट परिभाषाओं का निर्धारण। लागत लेखों के प्रारूप का निर्धारण करते समय विभिन्न लागत संबंधी पारिभाषिक शब्दों की स्पष्ट व्याख्या आवश्यक है, ताकि एक पारिभाषिक शब्द को प्रत्येक दशा में एक ही अर्थ में लिया जाए। उदाहरण के लिए जैसे हम सामग्री का वर्गीकरण करते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामग्री, तो प्रत्यक्ष में क्या आएगा, अप्रत्यक्ष में क्या आएगा। इसी प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय का स्पष्ट विभाजन करना और उनके निश्चित अर्थ निर्धारित करना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार प्रत्येक अधिकारी के अधिकारों एवं कर्तव्यों का सुस्पष्ट विभाजन होना भी आवश्यक है तथा लेखांकन की कार्यविधि भी पूर्व निश्चित व स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई होनी चाहिए। ऐसा
करने से लागत समंकों में एकरूपता आएगी और वे अधिक तुलनीय हो सकेंगे। दूसरा इसमें पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट सेंटर्स या लागत केंद्रों का निर्धारण। प्रत्येक निर्माणी संस्था में अनेक ऐसे केंद्र हैं जहां लागत के रूप में धन का व्यय होता है। किसी भी संस्था के लिए लागत लेखों का प्रारूप करते समय इन लागत केंद्रों का कुशलतापूर्वक निर्धारण एक महत्वपूर्ण एवं गहनशील प्रश्न है। लागत केंद्र, जैसा कि हमने पढ़ा है, एक स्थान, व्यक्ति, संयंत्र या इसके समूह से है जिसके संबंध में लागत ज्ञात की जाती है और जिन्हें लागत निर्धारण एवं नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। लागत केंद्रों को हम दो भागों में बांटते हैं, व्यक्तिगत एवं अव्यक्तिगत। वास्तव में एक संस्था के लिए, विशेष रूप से एक बड़ी निर्माणी संस्था के लिए, लागत केंद्रों का निर्धारण करना बहुत सरल कार्य नहीं है। जहां एक और इन लागत केंद्रों की संख्या एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए, वहीं दूसरी ओर कोई भी महत्वपूर्ण लागत व्यय क्षेत्र लागत केंद्रों की सूची से वंचित भी नहीं रह जाना चाहिए। तो वास्तव में लागत लेखापाल को अपने पिछले अनुभव, वर्तमान परिस्थितियों एवं भविष्य की दशाओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर लागत केंद्रों पर पुनः विचार कर यदि नियंत्रण के उद्देश्य से आवश्यक हो तो उसमें संशोधन भी करते रहना चाहिए। तीसरा फैक्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट्स या लागतों का वर्गीकरण। लागत केंद्रों का प्रारूप का निर्धारण करते समय विभिन्न लागत की मदों का समुचित वर्गीकरण एवं समूहीकरण भी आवश्यक है। जैसे लागतों का वर्गीकरण हम प्रत्यक्ष लागत और अप्रत्यक्ष में करते हैं, उसके बाद फिर अप्रत्यक्ष लागत यानी जो ऊपरी व्यय होते हैं उनको हम फिर कई आधारों पर वर्गीकृत करते हैं। जैसे परिवर्तनशीलता के आधार पर स्थिर और परिवर्तनशील हम करते हैं, क्रियाशीलता स्तर के आधार पर हम उसको बांट लेते हैं, नेचर के आधार पर हम उसको बांट लेते हैं। तो इन लागतों का वर्गीकरण भी बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट इसमें आएगा फोर्थ, डिटर्मिनेशन ऑफ मेथड ऑफ वेज पेमेंट या मजदूरी भुगतान की विधि का निर्धारण करना। चूंकि श्रमिकों को पारिश्रमिक का भुगतान की पद्धति के आधार पर ही हम श्रम लागत का लेखांकन करेंगे, या श्रम लागत का लेखांकन जो है वो श्रमिकों को किस आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है, पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है, इस पर निर्भर करता है। इसलिए हमें श्रमिकों को भुगतान करने के लिए उपयुक्त विधि का निर्धारण पूर्व में कर लेना चाहिए कि हम किस विधि के आधार पर श्रमिकों को पारिश्रमिक का भुगतान करेंगे, और उसी आधार पर लागत लेखों का प्रारूप जो है उचित प्रकार से निश्चित किया जा सके। श्रमिकों को पारिश्रमिक भुगतान की जो प्रचलित विधियां हैं उनमें प्रमुख है समयानुसार या टाइम बेसिस पर मजदूरी का भुगतान करना, या कार्यानुसार या पीस वर्क के आधार पर भुगतान करना, या बोनस योजनाओं के रूप में जिनमें हल्से, रोवन, इमर्सन, गैंट आदि प्रमुख है उसके आधार पर भुगतान करना, या लाभ सहभागिता के आधार पर भुगतान करना। इनमें से कोई भी हो सकती है। तो पहले ये निर्धारित कर लें और उसके बाद ही हम लागत लेखों का उचित प्रारूप निश्चित करने के लिए जो है संस्था द्वारा इनमें से अपनाई जाने वाली मजदूरी भुगतान की पद्धति का निर्धारण आवश्यक है। पांचवा इसमें है डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ अपॉर्शनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, या उपरिव्ययों के अनुभाजन एवं अवशोषण की दर का निर्धारण करना। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा है, ओवरहेड्स के संबंध में 3 शब्द काम में आते हैं, अपॉर्शनमेंट, एब्जॉर्प्शन एंड एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। तो जो अपॉर्शन है, ऐसे ओवरहेड्स या ऐसे उपरिव्यय जो संपूर्ण उत्पादन क्रिया पर सामूहिक रूप से दिए जाते हैं और जो अनेक विभागों से संबंध रखते हैं, उन्हें इन विभागों में किसी उपयुक्त आधारों पर बांटा जाना, यही अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड कहलाता है या उपरिव्ययों का अनुभाजन कहलाता है। लागत लेखों का प्रारूप करते समय एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि इन उपरिव्ययों के उचित अनुभाजन के लिए उपयुक्त आधार का निर्धारण हमें पूर्व में ही कर लेना चाहिए कि हम किस आधार पर इनको बांटेंगे।
इसके बाद दूसरा शब्द है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, यानी अवशोषण, उपरिव्ययों का अवशोषण। विभिन्न विभागों में उपरिव्ययों को बांटने के बाद उन विभागों के उपरिव्ययों को उनके द्वारा निर्मित इकाइयों पर अवशोषित किया जाता है। इन व्ययों को अवशोषण करने की अनेक विधियां हैं जो इस प्रकार से हैं, जिनके सबके अपने स्वयं के गुण और दोष होते हैं। तो इनमें से जो है संगठन की जो है स्थिति को देखते हुए इनमें से आपको पहले से उद्योग का जो उत्पादन का प्रकार है, उत्पादन की प्रकृति है, उत्पादन की प्रक्रिया है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पहले हमें ये जो है रेट का आधार निश्चित करना पड़ेगा। ये कौन कौन से हो सकते हैं हम जानते हैं। प्रत्यक्ष सामग्री पर प्रतिशत के आधार पर हम अवशोषण कर सकते हैं, प्रत्यक्ष श्रम पर उपरिव्यय की प्रतिशत के आधार पर हम कर सकते हैं, या मूल लागत पर प्रतिशत के आधार पर हम उपरिव्ययों का अवशोषण कर सकते हैं, या श्रम घंटा दर को अपनाया जा सकता है, या मशीन घंटा दर को अपनाया जा सकता है, या दोनों का संयुक्त श्रम एवं मशीन घंटा दर के आधार पर हम कर सकते हैं, या प्रति इकाई उपरिव्यय जो है उसके आधार पर हम अवशोषण कर सकते हैं। तो पहले ये निश्चित कर लेना चाहिए कि उपरिव्ययों के अनुभाजन और अवशोषण की दर क्या होंगी, किस आधार पर हम करेंगे। नेक्स्ट इसमें है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, उत्पादन क्षमता का निर्धारण। उत्पादन क्षमता का निर्धारण अनेक आधार पर किया जा सकता है, जो इस प्रकार से हो सकता है। अधिकतम सैद्धांतिक क्षमता, मैक्सिमम कैपेसिटी। इस क्षमता के अर्थ में ये मान लिया जाता है कि प्लांट जो है अपने निर्धारित समय तक प्रतिदिन बिना किसी रुकावट के, बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी समय की हानि के लगातार और पूर्ण कुशलता के साथ चलेगा, जो कि व्यवहार में संभव नहीं होता है। दूसरा इसमें होता है निर्माण की सामान्य क्षमता, जो प्रैक्टिकल कैपेसिटी होती है। प्रैक्टिकल कैपेसिटी, सामान्य क्षमता में हम मशीन की खराबी, उसको सेट करने का समय और अन्य समय की सामान्य हानियों को ध्यान में रखते हुए क्षमता का स्तर हम तय करते हैं। तीसरा इसमें हो सकता है निर्माण व बिक्री की सामान्य क्षमता। निर्माण में बिक्री की सामान्य क्षमता ये एक तरीके से वास्तविक क्षमता होती है। इसमें जो हमने सेकंड पॉइंट पर निर्माण की सामान्य क्षमता ली है, उसमें हम व्यापार चक्रों को ध्यान में रखते हुए, रिसेशन को ध्यान में रखते हुए, या अवसाद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उचित समायोजन कर क्षमता निर्धारित कर लेते हैं कि किस क्षमता पर वास्तव में काम होगा। और एक चौथा इसमें हो सकता है अल्पकालीन बिक्री की क्षमता। शॉर्ट पीरियड के लिए हम बिक्री की क्षमता तय कर सकते हैं। अल्पकालीन बिक्री की क्षमता में बिक्री असीमित रूप से तो नहीं की जा सकती, ये हम जानते हैं। तो इसके अनुसार अल्पकाल में अवधि में बिक्री के अनुमान के आधार पर इस क्षमता का निर्धारण किया जाए। तो उत्पादन क्षमता का निर्धारण भी पूर्व में कर लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है डिसीजन रिगार्डिंग मैकेनाइजेशन, या लागत लेखांकन में प्रयुक्त संयंत्रों के संबंध में, मशीनों के संबंध में निर्णय। लागत लेखों का प्रारूप निर्धारित करते समय इस बात पर भी हमें विचार कर लेना चाहिए कि लागत लेखों से संबंधित कौन सा कार्य हम यंत्रों या कंप्यूटरों की सहायता से कर सकेंगे तथा कौन सा कार्य इनसे करने में उपयोगी एवं मितव्ययी है। संयंत्रों के प्रयोग के निर्णय पर लागत लेखों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रपत्रों एवं फॉर्मों की आवश्यकता जो है वो निर्भर करेगी। नेक्स्ट इसमें है डिटर्मिनेशन ऑफ मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, या लागत ज्ञात करने की विधि का भी जो है निर्धारण कर लेना। लागत लेखों का प्रारूप जो है लागत लेखों का प्रारूप जो है संस्था में लागत ज्ञात करने की विधि पर भी निर्भर करेगा। इसलिए हमें पहले लागत ज्ञात कर लेने की विधि जो है निश्चित कर लेनी चाहिए। आप जैसा जानते हैं कि लागत ज्ञात करने की विभिन्न विधियां होती है। जो लागत ज्ञात करने की कौन सी विधि काम में ली जाएगी, यह विधि जो है उत्पादित की जाने वाली वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार की वस्तु उत्पादित कर रहे हैं। आप जानते हैं लागत ज्ञात करने की जो विधियां हैं उसमें यूनिट कॉस्टिंग होती है, जॉब कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, ऑपरेशनल कॉस्टिंग है, कंपोजिट कॉस्टिंग, डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग, कॉस्ट प्लस मेथड,
बैच कॉस्टिंग, ये सभी जो है लागत ज्ञात करने के मेथड्स हैं। इनमें से कौन सा मेथड हम अपनाएं ये उत्पादित की जाने वाले वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे जहाँ एक ही प्रकार की वस्तु का निर्माण होता है और उत्पादन निरंतर चालू रहता है तो वहाँ हम यूनिट कॉस्टिंग का उपयोग करते हैं। जहाँ जो है कार्य आदेश प्राप्त होने पर ही किया जाता है, प्रत्येक काम अलग नेचर का होता है तो वहाँ हम जॉब कॉस्टिंग का उपयोग करते हैं। जहाँ कार्य ठेके पर लिया जाता है तो वहाँ हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का उपयोग करते हैं। कोई भी वस्तु अगर तैयार अवस्था में पहुँचने से पहले विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है और एक प्रक्रिया का फिनिश्ड गुड्स दूसरी प्रक्रिया के लिए कच्चे माल का काम करता है तो वहाँ हम लागत ज्ञात करने के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग का उपयोग करते हैं। ऐसे ही सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं में हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से सभी मेथड्स की अपनी विशेषताएं हैं। तो ये उन वस्तु के उत्पादन की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि हम किस प्रकार की वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मेथड ऑफ कॉस्टिंग का भी निर्धारण पहले कर लिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कुछ बिंदु हैं जिन पर हमें पहले विचार कर लेना चाहिए। नेक्स्ट टर्न पर फिर हम देखेंगे डिज़ाइनिंग ऑफ डिफरेंट कॉस्ट रिकॉर्ड्स, या जो विभिन्न प्रकार के कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैं उनका किस प्रकार से प्रारूप किया जा सकता है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।